अस्सलाम वालेकुम हसन वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स। आज हम कहानी अभी सांस बाकी है कि एपिसोड 2 पढ़ेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। अगले दिन मैं सुबह सवेरे ही दफ्तर पहुंच गई क्योंकि ये मेरी जॉब का पहला दिन था और मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। मैं अपने काम में मसरूफ थी कि अचानक एक लड़की ने मुझे आवाज़ दी। आयशा, मैंने इसकी तरफ देखा। इसने मुझे कहा कि सर आतिफ आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। मैंने अपना काम वहीं छोड़ा और उठकर सर के केबिन की तरफ चल दी। मैं केबिन में दाखिल हुई तो सर खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो सर ने कहा, आओ मिस आयशा, मैं आप ही का वेट कर रहा था। इसने पीछे देखे बगैर ही मुझसे कहा। मैंने कहा, जी सर। देखो आयशा, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आया होगा। शायद मैं भी इन्हीं बदकिस्मत लोगों में से हूँ जिसकी ज़िंदगी में शायद सुकून लिखा ही नहीं था। जब मैं 10 साल का था तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। तुम सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस वक्त कितना रोया था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जख्म बढ़ता ही गया और मैं हमेशा अपनी माँ को याद करके रोता रहता था। फिर एक दिन मेरे बाप ने मुझे समझाया कि बेटा, रोने से क्या हासिल होगा, तुम आखिर कितनी देर तक इसी तरह रोते रहोगे। शायद मेरे बाप को भी इस दिन काफ़ी दिनों के बाद मेरी याद आई थी क्योंकि उन्होंने मेरी माँ के मरने के तकरीबन 2 माह बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। ये सब कुछ बताते हुए इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातों से मैं भी रो पड़ूंगी, जितना वो अपने अंदर दर्द लिए फिर रहा था। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उस दिन के बाद मैं भी नहीं रोया और अगर कभी अपनी माँ की याद आती तो मैं उसी पार्क के उसी बेंच पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेता हूँ क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे उसी पार्क के उसी बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खिलाती थी और मेरे साथ खेलती थी। और मेरा बाप, जो कभी मेरा हुआ ही नहीं था, इसने कभी ये भी नहीं पूछा था कि उसका कोई बेटा भी है कि नहीं। वो तो बस अपने बिजनेस को ही फैलाने में लगा हुआ था। इसने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तूने जो भी वहां पार्क में देखा उसको भूल जा और किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना। सर, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात कहूं मैं आपसे। हाँ बोलो। सर, आपने ठीक कहा कि शायद ही कोई शख्स होगा जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना आया हो। दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है, इनसे भागा नहीं जा सकता बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। मैं ये तो नहीं जानती कि आपका दुख कितना बड़ा है, लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी इन हालात से गुजर चुकी हूँ। अगर आप अपने दुख को किसी तरह से लिए फिरते रहेंगे तो आप एक दिन अपने आप को भी भूल जाएंगे। दर्द के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, इसलिए इस दर्द को भुलाकर आगे बढ़ें। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन फिर भी आप किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगी, इसने इसरार करते हुए कहा। जी सर, आप परेशान मत हो, मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूंगी। मैंने इसको यकीन दिलाने के लिए कहा। ठीक है, आप जा सकती हैं, इसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं वापस अपने कैबिन में आकर उसी के बारे में सोच रही थी। मैं हमेशा घर बस या टैक्सी के जरिए आती और जाती थी। मैं वापस घर आने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी कि अचानक मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हुई। मैंने झुककर गाड़ी में देखा तो वो सर आतिफ थे। मिस आयशा, आ जाएं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इसने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहा। नहीं सर, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी, बस आती ही होगी, मैंने गाड़ी के नज़दीक होकर कहा। अरे कोई बात नहीं, आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, बस पता नहीं कितनी देर में आएगी, इसने इसरार करते हुए कहा। मैं दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी अपने रास्ते पर रवां दवां चलने लगी।
सॉरी मिस आयशा, आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जो बातें कभी भी मैंने किसी से नहीं की थी वो आज पता नहीं कैसे मेरी जुबान से निकल गई। आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नो सर, इट्स ओके। आपने मुझसे वही कहा जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा था और आप अंदर से खोखले होते जा रहे थे। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी बातें दूसरे लोगों से शेयर करनी चाहिए क्योंकि इससे दिल को सुकून मिलता है। और आपने कौन सा मुझसे कोई गलत बात की थी? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, इसने गाड़ी चलाते हुए कहा। इसी तरह दिन गुजरते गए। मैं हमेशा इससे कहती कि वो इस दुखी जिंदगी को छोड़कर असल जिंदगी को समझने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरा दिल मुझसे कहता था। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं सर को इस हालत में देख नहीं सकती थी। मैं चाहती थी कि वो भी दूसरे लोगों की तरह एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। एक दिन मैं अपने मामूल के मुताबिक काम पर मसरूफ थी कि अचानक आमना ने आकर बताया कि सर आतिफ ने कहा है कि आज आप लंच इनके साथ करेंगी। थोड़ी देर के लिए तो मैं बहुत हैरान हुई। पता नहीं क्यों मैं इसको इनकार भी नहीं कर सकी और हाँ कह दिया।